जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया था कि उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर है क्या। और पिछली वीडियो जो मैंने पिक्चर के साथ समझाई थी, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगता है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे कि और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हर चीज़ वीडियो बनाने का। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो आखिर है क्या। इसके अंदर कौन कौन से चित्र के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पिक्चर्स के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिया था आप लोग को कि किस तरीके से उसमें चित्र वगैरह मिले थे। तो इस चैप्टर के अंदर जो है मौर्य काल से गुप्त काल तक की भारतीय कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि मौर्य काल से गुप्त काल तक की कहानी पढ़ने वाले हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसवी तक की कहानी है इस चैप्टर के अंदर। और इसमें कौन कौन से जो है कला के तौर पे चित्र वगैरह कैसे बनाए गए, कौन से बनाए गए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। और मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ाया था आप लोग को इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो पूछता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि लिखें क्या इसके अंदर। तो वैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, लगभग 12-13 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और चित्र के साथ पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें मज़ा आ जाएगा। बस बने रहना वीडियो के साथ। ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कला के क्षेत्र में अशोक के योगदान का मूल्यांकन करें। सम्राट अशोक के बारे में तो सबने सुना ही होगा। जिसको नहीं पता वो हम मेरी हिस्ट्री की वीडियोस जो है जो आप लोग का सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, कला के क्षेत्र में अशोक के योगदान का मूल्यांकन। तो अशोक का योगदान क्या रहा कला के क्षेत्र में, वो हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, देखो कि अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था, ये तो हमें पता है। ठीक है। और अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। और उनके पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। तो चलो देखो, उनकी कला में बड़ी रुचि थी अशोक की, और यही कारण है कि उसने अपने समय में अनेक कलात्मक निर्माण कार्य किए थे। बहुत सारे कार्य वगैरह किए उन्होंने, स्तूप वगैरह बनवाया, स्तंभ बनवाया, सिंह शीर्ष बनवाया, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। और अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न भागों में बहुत से स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। बड़ी संख्या में स्तंभ बनवाए और उन पर पॉलिश करवाई। और सारनाथ का जो है सिंह शीर्ष वाला स्तंभ भी जो है इन्होंने बनवाया था। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये आपको दिख रहा होगा, सुंदर माना जाता है बहुत, जिसमें जो है सिंह, हस्ती और अश्व और विषभादि की मूर्तियां एक या कई साथ बनी हुई हैं। और मूर्तिकला की दृष्टि से स्तंभ और उस पर बनी हुई पशु पक्षी, लता, पुष्प की अनुकृतियाँ संसार की सुंदर वस्तुओं में से एक हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सुंदर अशोक ने ये चित्र वगैरह बनवाया, स्तंभ वगैरह बनवाया था। संभवतः कला के इस अद्भुत प्रदर्शन का श्रेय अशोक को ही जाता है। तो इस तरीके से वीडियो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, 15-16 मिनट की या 17 मिनट की। तो देखो सिंपल सी बात है, पढ़ाई वाला जो चैनल है और पढ़ाई वाली जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आपको मैं बस यहाँ बोर नहीं होने दूंगा, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में। ठीक है। तो बने रहना। देखो तो हमारे ये पहला सिंपल सी बात थी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कला के क्षेत्र में अशोक के योगदान। तो अशोक ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया कला के क्षेत्र में, किस तरीके से जो है मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर इन्होंने बनवाई थी। ठीक है ना। तो चलो देखो आगे। उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। कुषाण शासन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। तो कुषाण शासन के अधीन कला के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो कुषाण शासन के अधीन जो है कला के विकास का संक्षिप्त विवरण। तो कुषाण शासन के अधीन जो है कला किस तरीके से थी, क्या बताना है हमको इसके अंदर, वो सारी चीज़ जानने वाले हैं। देखो तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक विदेशी शासकों ने भारत में जो है अपनी सत्ता स्थापित की। कौन बताएगा कि कुषाण शासक जो है कहाँ से आए थे। तो ये देखो कुषाण शासकों का, इनको एक भूचिस के नाम से भी जाना जाता है। बोलते हैं ये चीन से आए थे, तो विदेशी हुए हमारे लिए, ये सिंपल सी बात है। तो यही बोला गया। उनमें से कुषाण भी एक है। कुषाण काल में कला का पूर्ण विकास हुआ, बहुत तेजी। इन्होंने तो खासकर बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह बनवाई थी और मथुरा के मठ में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मंदिरों में लगवा दी थी। ये अपनी संज्ञा भगवान के साथ किया करते थे कि हाँ हम भगवान के बराबर हैं। तो इस तरीके से इन शासकों ने अपनी मूर्तियाँ बनवाई थी। कुषाण राजाओं में कनिष्क के अधीन कला का तीव्र गति से उत्थान हुआ। यानी कनिष्क के शासनकाल में जो है बहुत तेज़ी से मूर्तियाँ वगैरह बनवाई गई थी। और यहाँ पर क्या करा उन्होंने, मथुरा, सारनाथ, विदिशा, गांधार कला के प्रसिद्ध केंद्र में पे उस समय की अनेक ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई जो तत्कालीन कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत
करती हैं। यानी सिंपल सी बात है, कुषाण शासकों में जो कनिष्क शासक थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और भव्य मूर्तियाँ जो है अलग अलग शैली के तरीके से बनवा के खूब फैलाई थी। समझना की बात। तो ये कुषाण काल के बारे में मैंने बता दिया आप लोग को। उससे पहले मैंने अशोक यानी मौर्य वंश के बारे में बताया था, ये मैंने कुषाण वंश के बारे में बताया। उसके बाद एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है और इसके अंदर भी। देखो हिस्ट्री और पेंटिंग ज़्यादातर जो मिलती जुलती हैं, बस पेंटिंग हिस्ट्री के अंदर का पूरा चैप्टर दिया रहता है और पेंटिंग के अंदर जो है उसमें खास जो चीज़ें मूर्तियाँ वगैरह हैं उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है पेंटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो देखो, तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये हिस्ट्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई गुप्त काल को ही स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनना आप लोग, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, हीरो हीरोइन बन जाओगे, इतनी ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, इस समय भवनों, चित्रों, मूर्तियों और स्मारकों और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों, गुप्त सम्राटों के अधीन कला तथा साहित्य का अद्भुत विकास हुआ, जिसके कारण ही मुख्य रूप से इस काल का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने के गौरव हासिल हुआ। यानी कि इसके इस टाइम पे जो है क्या क्या चीज़ें फेमस हुई, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये मूर्तियाँ, स्मारक, अभिलेख और ये सारी चीज़ें, भवन, चित्र बहुत तेज़ी से फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला। किसके काल में? गुप्त शासकों काल में। इसीलिए गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा आगे पहुँचा ये युग, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे देखो, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि मौर्य काल से गुप्त काल तक की भारतीय कला का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मौर्य काल में भारत में कला का असाधारण विकास हुआ, मतलब बहुत तेज़ी से विकास हुआ मौर्य काल में, ठीक है। और जिसमें अशोक का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। तो मौर्यों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना गया? अशोक को माना गया, सम्राट अशोक को। तो उसने अनेक स्तूपों, जैसे सांची का स्तूप था, वैसे ही बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया एवं स्तंभों का जो है निर्माण करवाया। आप लोग अपने 200 के नोट पर देख सकते हैं, सांची के स्तूप की जो है पिक्चर दिख रही होगी। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सांची का स्तूप, ठीक है। मौर्य काल में सारनाथ, सांची, भरहुत और आदि भारतीय कला के प्रमुख केंद्र थे, जबकि उसके पश्चात शक और कुषाण के अधीन तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। तो तक्षशिला, गांधार और मथुरा भारतीय कला के प्रमुख केंद्र बन गए और कनिष्क के अधीन मथुरा कला का भी खूब तेज़ी से विकास हुआ कनिष्क के टाइम पे। यानी कनिष्क जो है कौन से काल से थे? मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, कुषाण काल से। तो इस समय ना केवल महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई थी, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध और उनकी जो है चित्र वगैरह थे और मूर्तियां भी मिली हैं, अपितु शिव, विष्णु के साथ जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बनाई गई थी। उसी प्रकार गुप्त शासकों के अधीन जो है, गुप्त शासकों के टाइम की बता रहा हूँ मैं आप लोग को, कला को खूब प्रोत्साहन मिला और मौर्य काल के अधिकतर जो है मूर्तियां पशुओं की बनाई जाती। मौर्य काल में जो है ज़्यादातर जो है मूर्तियां वगैरह किसकी बनाई जाती थी? पशुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। किंतु गुप्त काल में मनुष्य तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी थी। एक अंतर आप लोग को यहाँ पे ये भी पता चल गया होगा कि मौर्य काल में पशुओं के चित्र काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे और जो गुप्त काल था उसमें देवी देवताओं के और मनुष्यों के चित्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। चित्र क्या? मूर्तियाँ बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा। मथुरा से प्राप्त हुए खड़े बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल की, जो आप लोग को ये मूर्ति दिख रही होगी, बहुत सुंदर, महात्मा बुद्ध जी प्रणाम, ठीक है। तो देखिए, बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल की शिल्पकला की उत्तमता का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाई गई थी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, इसके अंदर देखो जरा कि सारनाथ का सिंहशीर्ष जो है पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सारनाथ का आप लोग को पिक्चर दिख रही होगी, बहुत सुंदर पिक्चर है। तो सारनाथ का ये सिंहशीर्ष है और क्या है क्या नहीं है वो जरा देखना एक बार जरा ध्यान से। मौर्यकालीन शासकों में अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने निर्माण कला पर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। यानी कि निर्माण कला, अशोक एक ऐसा शासक हुआ जिसने बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई थी अलग अलग चीज़ों की। उसके मैंने पहले बता दिया आप लोग को, जानवरों की ज़्यादातर जो है चित्र वगैरह या जो मूर्तियां वगैरह वो मिली थी। और गुप्त काल में मनुष्य और देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो मिले गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। उनके अनेक स्तंभ, स्तूप इत्यादि का निर्माण करवाया अशोक ने और उसके द्वारा निर्मित स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ सबसे प्रशंसनीय है। और इस स्तंभ को अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ के हिरण पार्क
में मृगा दवा में स्थापित किया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लिख देनी है उस पेपर में अपने, जिसे 1905 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोदकर निकाला और इस स्तंभ जो है शीर्ष के फलक पर 4 सजीव से सिंह पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। तो आप लोग को पिक्चर तो दिख ही रही होगी, इस तरीके से जो है सिंह शीर्ष बनाया गया था, जिसे आप अपने चित्र में देख सकते हैं। सिंहों को मस्तिष्क पर महाचर्म चक्र और स्थापित था और इसमें मूलतः 32 तिल्लियाँ थी। ये जो आपको अशोक चक्र दिख रहा होगा इनके नीचे, उसमें 32 तिल्लियाँ दिखा रखी हैं। और उसके बाद यह शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। इस पर हमको किसका, गज का यानी हाथी का, और अश्व का, घोड़े का, बैल और सिंह का यानी शेर का जो है चित्र वगैरह देखने को भी मिल जाएगा। और इसमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, और अश्व जो है ग्रह त्याग का, अश्व यानी घोड़ा जो है अश्व जो है ग्रह त्याग यानी घर छोड़ने का तथा सिंह जो है सार्वभौम सत्ता का प्रतीक जो है दर्शाता है। तो इस तरीके से अशोक ने जो है सिंह शीर्ष का निर्माण करवाया। बहुत धन्य थे आप, और यहाँ पर जो है आपने इतनी सारी चीज़ें हमें मुहैया कराई दी जो आज हम अपने देश के लिए यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो सोचिए ज़रा, आप 200 के नोट पे हमारे सांची का स्तूप है, और कई सिक्कों पर आपको सिंह शीर्ष देखने को मिल जाता है। भारत सरकार का एक प्रतीक चिन्ह है, अशोक चक्र भी है। तो जो अशोक से हमने कितनी सारी चीज़ें जो हैं ली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई यहाँ पे, चलिए आप लोग जाइए अब। उसके बाद क्या है कि छठा क्वेश्चन जो है हमारा कि यक्षिणी, सबसे पहले तो आप लोग इनकी पिक्चर देख लीजिए कि कैसे हैं ये। यक्षिणी चंवर धारणी की विशेषता बताइए। तो आप लोग चित्र देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से है। मौर्य काल की, ये भी मौर्य काल में ही बनाई गई थी। तो मौर्य काल की लोक कला का ज्ञान उन महाकाव्यों, यज्ञों की मूर्ति द्वारा होता है जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई, और इन्हीं जो है प्राप्त मूर्तियों में एक का वर्णन यहाँ किया गया है। तो यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन है, यह मूर्ति पटना के जो है, पटना यानी बिहार के, तो दीदारगंज में प्राप्त हुई है। ये मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, पटना के दीदारगंज में प्राप्त हुई है। मूर्ति मौर्य काल के अंतर्गत 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है निर्मित बताई जाती है। ऐसा बोला जाता है 3वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व में बताई जाती है ये। और इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 162 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर है। और तथा निर्माण सामग्री में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पे जो ये मूर्ति आपको दिख रही होगी इसमें बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। और मूर्ति का निर्माण तथा उस पर पॉलिश इतनी सजीवता और कुशलता से की गई है कि विद्वान इसे भारतीय कला की मोनालिसा, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि हमारे भारत देश की मोनालिसा हैं, और कहने से नहीं चूकते हैं, बोलते हैं हमारे भारत देश की मोनालिसा हैं। और मूर्तिकारों ने इस मूर्ति में अद्भुत कोमलता, सुंदरता और स्वाभाविकता का चित्रण किया है। इस मूर्ति को देखकर विद्वानों का यह भी मानना है कि इतिहास में इस प्रकार की मूर्ति का उदाहरण मिलना मुश्किल है। तो इस मूर्ति का उदाहरण मिलना भारत देश के अंदर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये यूनिक बनाई गई थी, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए माता जी अब जाइए आप, तो देखते हैं दूसरी चीज़ क्या आने वाली है यहाँ पे। सांची के महास्तूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब सांची के महास्तूप, सांची का स्तूप आप लोग देख सकते होंगे किस तरीके से बनाया गया था। बाकी मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इस पे 200 के नोट पे हमारे जो है सांची का स्तूप देखने को मिल जाता है। तो देखिए ज़रा चित्र आप लोग देखते रहे, मैं आप उनके बारे में बताता हूँ। अशोक ने अपने शासनावधि में विभिन्न स्तूपों, विहारों तथा स्तंभों का चित्रण कराया, जिनमें सांची का महास्तूप सबसे प्रसिद्ध है। यूँ तो इस महास्तूप का निर्माण कार्य अशोक ने प्रारंभ किया, किंतु इसे अंतिम स्तूप जो है शुंग शासकों ने प्रदान किया था। तो वही चीज़ है, अंतिम रूप जो है शुंग शासकों ने दिया। शुंग शासक आया इनके बाद, तो काफ़ी इनमें जो इन्होंने इसको ठीक ठाक रखा। यह स्तूप मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व सांची कनखेड़ा नामक गांव में जो है ये सांची का स्तूप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, पत्थर से निर्मित इस स्तूप के चारों ओर जो है पत्थर की वेदिकाएं बनी हुई हैं, जिसे आप चित्र में भी देख सकते हैं भाई, वेदिकाएं बनी हुई हैं। और जिसमें 4 तोरण द्वार हैं, मेन गेट दिख रहा होगा आपको, 4 तोरण द्वार खड़े हैं। और इस महास्तूप की ऊंचाई जो है
105 फुट तथा व्यास जो है इसके जो 110 फुट है। सोचो 110 फुट काफ़ी ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्ध की कुछ अवशेष सांची के स्तूप में संजोकर रखे गए हैं, यानी कि भाई महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं वो सांची के स्तूप में आज संभाल कर रखे गए हैं। इसके अंदर एक संदूक होती है, संदूक टाइप का था, उसके अंदर जो है इनके जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष वगैरह इसके अंदर सजाकर रखे गए हैं। ठीक है, तो आई होप सबको ये 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद देखते हैं भाई कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो क्या है, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी पर एक लेख लिखिए। तो भाई महावीर स्वामी, तो यहाँ पर क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर जैन थे। तो ये तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो चित्र में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है इनका चित्र बनाया। गुप्त शासकों ने मूर्तिकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। तो गुप्त शासकों ने मूर्तिकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और इस अवधि में विभिन्न संप्रदायों की मूर्तियां बनाई गई, जैसे बौद्ध, शैव, वैष्णव, जैन इत्यादि। मथुरा से महावीर जैन की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। मथुरा से जो है ये महात्मा जो है इनकी क्या नाम, महावीर जैन की मूर्ति हमें, जो आप मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, जो कुमार गुप्त के समय में प्रतीत हुई है। यानी कुमार गुप्त के टाइम पे ये मूर्ति बनाई गई थी और इसमें महावीर जो है पद्मासन लगाए ध्यानमग्न बैठे हैं। और इस चित्र में भी देख सकते हैं आप लोग कि मूर्ति का जो है निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और मूर्ति का आकार 95 × 60 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो ये मूर्ति आप लोगों ने देख ली है महावीर जैन की, किस तरीके से सुंदर मूर्ति बनाई गई। किसके काल में बनाई गई थी, तो ये मौर्य काल में नहीं, ये गुप्त काल में बनाई गई थी। क्लियर है, कुमार गुप्त के समय में बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है। आप जाइए भगवान जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पर कौन से मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे। तो महावीर स्वामी के त्रिरत्न जो इसमें बोल रखा है, महात्मा महावीर का पहला उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मा की मुक्ति से के लिए 3 सिद्धांतों सत्य, विश्वास और सत्य ज्ञान, सत्य कार्य को अपनाना चाहिए। इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता। भाई ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आदमी अपना विकास करता रहेगा और किसी को भी उस इंसान से दिक्कत नहीं होगी। इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। प्रथम रत्न यह है कि मनुष्य का धर्म जो है पर, और जैनियों के 24 तीर्थकरों, 24 तीर्थकर कौन थे जैनियों में सबसे ज़्यादा, मतलब जो 24 तीर्थकर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। तीर्थकर मतलब होता है उपदेश देने वाले, शिक्षक होते हैं। तो 24वें कौन रहे हैं, महावीर जैन रहे हैं खुद। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो तीर्थकर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरा रत्न यह है कि मनुष्य को सत्य ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आडंबरों से दूर रहना चाहिए। और तीसरा रत्न यह है कि आडंबर मतलब सिंपल सा ढोंग धपाड़े ये सब होते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तीसरा रत्न यह है कि मनुष्य को शुद्ध कर्म करने चाहिए और उसे जो है अहिंसा, सत्य और जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति की विशेषताओं। अब भाई महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखो ज़रा ध्यान से। तो महात्मा बुद्ध की आप लोग चित्र देखिए, बाकी मैं आप लोग को समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो तो यहाँ पर क्या है कि गुप्त जो ये आपके गुप्त शासकों में महात्मा बुद्ध की बोधिसत्वों की मूर्ति का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ। इस जो है अध्याय में जिस बुद्ध मूर्ति का वर्णन किया गया है वह सारनाथ से प्राप्त हुई। इस मूर्ति की सबसे दर्शनीय विशेषता यह है कि इसे घुंघराले बालों, बारीक वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के जेवरों सहित दर्शाया गया है। यानी कि इनको जो जेवर वगैरह हैं वो पहने हुए दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति में रत्न जड़ित आसन पर बैठे प्रचार करने का संकेत करते हुए महात्मा बुद्ध का जो है शांतिमय मुस्कुराहट, यानी मुस्कुराते हुए दिखा रखे हैं आपको ये, तथा ध्यान में लगे हुए चेहरे सहित दिखाया गया है, जो बड़ी सराहनीय है। और मूर्ति की ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर तथा निर्माण सामग्री में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 11वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा इसको। गांधार शैली के बारे में बोल रखा है। ठीक है, गांधार शैली में देखो क्या बोल रखा है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, गांधार शैली और मथुरा शैली एक साथ बताता हूँ। तो इसमें देखिए गांधार शैली की मूर्तियों
की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। तो ये आप लोग देख सकते हो गांधार शैली से ये चित्र वगैरह बना रखा है। ये चित्र वगैरह जो है इसमें कैसे बता रखा है, गांधार जो है कला ईसा की प्रथम शताब्दी तक काफ़ी विकसित हो चुकी थी। गांधार शैली की मूर्ति की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसे बहुत ही सुसज्जित ढंग से बनाया जाता था, जिससे केवल मूर्तियों की शोभा में वृद्धि हुई है। यानी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई गई हैं यहाँ पे, और अपितु उन्हें सजीवता भी प्राप्त हुई है। अधिकतर मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से, यह आप लोग को याद रखना है, गांधार शैली में जो है लाल बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी तथा टेराकोटा से प्राप्त ये मिट्टी होती है। तो इन सब से जो है ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती। कौन सी शैली में? गांधार शैली में। मथुरा शैली अलग होगी, ठीक है। देखो अध्याय में जिस मूर्ति का उल्लेख किया गया है वह मथुरा से प्राप्त हुई है और जिसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर आंकी गई है। तो देखो ये तो गांधार शैली होगी, लेकिन मथुरा शैली क्या है वो जरा आप देख लेना। गांधार शैली में मैंने क्या बता दिया आपको, लाल बलुआ पत्थर, उसके बाद चिकनी मिट्टी तथा टेराकोटा वाली मिट्टी से बनाई गई है। उसके बाद क्या मथुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो इसी में क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा मूर्तिकला शैली अथवा मथुरा शैली का नाम दिया गया है, ठीक है। और ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रगति करती हुई यह कालांतर में उत्तर भारत की मूर्तिकला शैलियों में उच्च सम्मान प्राप्त किया। विभिन्न स्थानों से प्राप्त बुद्ध बोधिसत्वों, यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की विभिन्न मूर्तियों इस कला में सुंदर नमूने माने जाते हैं। यानी कि ये जो मूर्तियाँ आप लोग को मूर्ति वगैरह दिख रही होगी किस तरीके से बनाई है, मथुरा शैली के तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन बता रखे हैं आप लोग को, तो प्लीज़ इनको ध्यान से सुन लेना। बस एक बार देखो कही हुई बातों को भी समझ जाओगे ना तो पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिख दोगे। वहाँ पेपर में जो बच्चे बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि लिखें क्या। जब आप बातों को समझ जाओगे तो आप लोग 100% लिख दोगे इसको, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर के साथ क्यों ना पिक्चर दिखाकर समझा दिया जाए। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों अगर पसंद आ गया तो, जिससे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मुझे भी, आप लोग खुद जानते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है हर चीज़ करने में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, सामान्य क्लास को आगे बढ़ना है, अभी बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।